हेलो एवरीवन। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग आप लोग को रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के बारे में थोड़ा सा बताए थे। एक मेथड रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के थ्रू कोई भी सिस्टम के स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। इसका लिखा हुआ PDF आपको मिल जाएगा। तो सिस्टम स्टेबिलिटी, कोई भी सिस्टम को स्टेबल कब कहेंगे, रफली स्पीकिंग हम कहें तो कोई सिस्टम को स्टेबल तभी हम कहेंगे। कहता है कि रफली स्पीकिंग स्टेबिलिटी इन ए सिस्टम इम्प्लाई दैट अ स्मॉल वेरिएशन इन द इनपुट टू द सिस्टम या इनिशियल कंडीशन और सिस्टम पैरामीटर डू नॉट कॉज लार्ज चेंज इन इट्स आउटपुट। यानी कि सिस्टम के पैरामीटर में या उसके इनिशियल कंडीशन में थोड़ा सा अगर जो स्मॉल वेरिएशन करें तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो, लार्ज वेरिएशन ना हो उसके आउटपुट में, तब हम कहेंगे कि सिस्टम स्टेबल है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो है वो निम्नलिखित दो कंडीशन को फॉलो करे तब कहेंगे कि वो सिस्टम स्टेबल है। जैसे फर्स्ट कंडीशन कहता है कि when system is excited by bounded input the output should be bounded। कहने का मतलब कि एक रेंज में, एक बॉन्ड के रेंज में यदि इनपुट को सप्लाई किया जाए कोई भी मशीनरी में, कोई इक्विपमेंट, कोई सर्किट या कोई सिस्टम में, तो आउटपुट भी उसका एक लिमिट रेंज में ही अगर जो आए तब कहेंगे कि वो सिस्टम स्टेबल है। अगर जो बॉन्डेड इनपुट दे रहे हैं और उसका आउटपुट फिक्स नहीं है, एक बॉन्डेड आउटपुट नहीं है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो उस केस में उस सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम नहीं कहेंगे, उसको अनस्टेबल कहेंगे। और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो यह हुआ कि यदि बॉन्डेड इनपुट दें तो बॉन्डेड आउटपुट हमको आना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये भी कहता है कि इन द अब्सेंस ऑफ इनपुट द आउटपुट शुड बी जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल कंडीशन। यानी इनिशियल कंडीशन यानी पहले से जो एनर्जी स्टोर है उसको छोड़ दिया जाए तो इनपुट के अब्सेंस में, इनपुट के ना रहने पर आउटपुट भी जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि कोई सिस्टम में बिना इनपुट दिए आउटपुट कहीं से आ जाए तो अभी सिस्टम वो स्टेबल नहीं होगा, कुछ फॉल्ट वगैरह होगा या उसको अनस्टेबल के कैटेगरी में ही रखेंगे। तो ये दो कंडीशन है सिस्टम का स्टेबल होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन, यदि बॉन्डेड इनपुट सिस्टम में दिया जाए तो आउटपुट भी बॉन्डेड हो तब सिस्टम को स्टेबल कहेंगे। यदि बॉन्डेड इनपुट दे रहे हैं और अनबॉन्डेड आउटपुट आ रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। और दूसरा कि इन एब्सेंस ऑफ इनपुट को एब्सेंस में यानी इनपुट के न रहने पर आउटपुट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट इनिशियल कंडीशन, यानी इनिशियल कंडीशन को छोड़ करके। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें जैसे इंडक्टर कैपेसिटर लगे होते हैं तो कुछ एनर्जी पहले से उसमें स्टोर होता है जिसके कारण कुछ बिना इनपुट दिए भी आउटपुट हमको नज़र आता है। तो उसको छोड़ करके, इनिशियल कंडीशन को छोड़ करके यदि इनपुट ना दिया जा रहा है तो सिस्टम में आउटपुट भी जीरो होना चाहिए। फिर नोट पॉइंट में कुछ हैं, नोट पॉइंट में और भी कैसे हम सिस्टम का स्टेबिलिटी को फाइंड करेंगे। तो अगला कहता है कि इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव नेगेटिव रियल पार्ट द सिस्टम इज स्टेबल। यानी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा, ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा, तो उसका जो होना चाहिए, ये रियल एक्सिस बताए थे और ये इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा एक्सिस, ये एस प्लेन है, स्टेबिलिटी प्लेन फिगर एस प्लेन है। तो कोई भी सिस्टम है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट मीन्स सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन होगा लैप्लास ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ऑफ इनपुट, और ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वेशन फॉर्म में जीरो के इक्वेट करेंगे तो जो इक्वेशन आता है उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करने पर एस का जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू कहता है कि कोई भी रूट्स राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन नहीं होना चाहिए, यानी सभी रूट्स के पास निगेटिव रियल पार्ट होना चाहिए। यानी एस का वैल्यू जितना होना चाहिए सबका निगेटिव पार्ट रहेगा, निगेटिव वैल्यू आएगा तो वो सब लाइज करेगा लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन और सिस्टम स्टेबल होगा। दूसरा कंडीशन फिर उसमें और कह रहा है कि इफ़ एनी रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव पॉजिटिव रियल पार्ट और इफ़ देयर आर रिपीटेड रूट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस द सिस्टम इज अनस्टेबल।
कह रहा है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसका कोई एक भी अगर जो रूट्स रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी लाइज कर जाए राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, या फिर रिपीटेड रूट हो इमेजिनरी एक्सिस पर, इस पर एक से ज़्यादा रूट हो, रूट लाइज करे, यानी जीरो वैल्यू ज़्यादा है, एस का वैल्यू एक से ज़्यादा जीरो आ जाए, तो उस केस में भी सिस्टम अनस्टेबल होगा, या फिर उसको हम मार्जिनली स्टेबल भी कह सकते हैं। और अगर जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में करेंगे तो उसको अनस्टेबल कहेंगे। यानी स्टेबल होने के लिए फिक्स है कि सिस्टम का जो एस का वैल्यू आएगा, दैट मीन्स रूट्स जो आएगा, पोल आएगा, वो आना चाहिए किधर, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। नेक्स्ट अगला कह रहा है अब ये ध्यान दीजिएगा, कभी हम पोल बोल रहे हैं, कभी रूट्स बोल रहे हैं, तो पोल हम किसको बोल रहे हैं, रूट्स उसका बोल रहे हैं जैसे कि शून्य जो निकालते हैं या जीरो जिसको बोलें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो एस का वैल्यू आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में एस का वैल्यू जो भी निकालते हैं वो पोल्स देता है, तो हम पोल कहें कि कोई भी पोल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन नहीं लाइज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव नेगेटिव रियल पार्ट एक्सेप्ट फॉर द रिस्पॉन्स of one or more non-repeated root on the j omega axis, that means imaginary axis, the system is limitedly stable और marginally stable। यानी कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा नॉन रिपीटेड रूट इमेजिनरी एक्सिस पर आ जाता है कोई भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा या लिमिटेडली स्टेबल होगा। फिर कह रहा है कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए पैरामीटर ऑफ द सिस्टम इफ़ इट इज़ स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर। कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम को एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब कहेंगे, यानी पूर्ण रूप से स्टेबल कब कहेंगे, जब वो सारे पैरामीटर के वैल्यू के लिए स्टेबल है, तब उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। नहीं तो कुछ पैरामीटर के लिए वैल्यू के लिए स्टेबल है और कुछ के लिए अनस्टेबल है, तो उसको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी नहीं कहेंगे। एब्सोल्यूट कहने का मतलब हुआ संपूर्ण, पूरी तरह से। तो पूरी तरह से कोई भी सिस्टम तभी स्टेबल होगा जब उसके पैरामीटर के किसी भी वैल्यू के लिए वो स्टेबल हो, तभी। नेक्स्ट कहता है कि रिलेटिव या फिर कंडीशनली स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ए पैरामीटर इफ़ द सिस्टम इज स्टेबल फॉर ओनली सर्टेन बाउंडेड रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। कहने का मतलब कि यदि पैरामीटर के कुछ रेंज तक ही यदि वो सिस्टम स्टेबल रहता है और उस रेंज से जैसे मानते हैं कि कोई सर्किट है और वो 10 से 20 वोल्ट देने पर ही स्टेबिलिटी वाला कंडीशन शो कर रहा है, इससे ज़्यादा या कम दे रहे हैं तो वो स्टेबल नहीं है, तो उस केस में उसको हम कंडीशनली स्टेबल बोलेंगे। कहने का मतलब कि ये कंडीशन हो गया कि पैरामीटर सपोज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जो भी है उसका वैल्यू 10 से 20 के बीच लाइज करेगा, तभी वो सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो इस तरह के यानी कुछ कंडीशन के साथ वो स्टेबल रहे, तब हम कहेंगे कि वो कंडीशनली स्टेबल है। रिलेटिव स्टेबिलिटी इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ फास्ट द ट्रांजिएंट डाइज आउट इन द सिस्टम। जो ट्रांजिएंट होता है, जैसे कोई सिस्टम में यदि हम इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट जो होता है एक फिक्स वैल्यू से पहले बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी कंडीशन में आता है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट होता क्यों है, तो ट्रांजिएंट होता है पहले से उसके इंडक्टर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है उसमें एनर्जी स्टोर रहता है, और जिसके कारण इनपुट देते हैं तो आउटपुट जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसका ट्रांजिएंट डाइड आउट होता है। तो कह रहा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी कोई सिस्टम का ये बताएगा, सापेक्षिक उसका स्टेबिलिटी, कि कितना जल्दी उसका ट्रांजिएंट ख़त्म होता है। यदि जिस सिस्टम का ट्रांजिएंट बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, यानी जो ये ओवरशूट बन रहा है, अनस्टेबल कंडीशन वाला बन रहा, ये बहुत जल्द ही इस फिक्स वैल्यू तक आ जाता है, तब कहेंगे कि वो ज़्यादा स्टेबल है। और लंबे समय के बाद ये धीरे धीरे मतलब आउटपुट हाई लो होते होते धीरे धीरे लंबे समय ज़्यादा टाइम के बाद वो स्टेबल आता है, तो उसको कहेंगे कि वो रिलेटिवली ज़्यादा अनस्टेबल के कैटेगरी में है। तो कहने का मतलब कि जितना जल्द से जल्द कोई सिस्टम का ट्रांजिएंट ख़त्म हो जाएगा, डाइज आउट हो जाएगा, वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, रिलेटिवली उतना स्टेबल होगा। ये सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए कुछ पॉइंट थे कि तो स्टेबिलिटी के लिए मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है
कोई भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, पोल्स जो है लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज करे तो सिस्टम स्टेबल होगा, राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज करे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पर रहेगा तो वो मार्जिनली स्टेबल या लिमिटेडली स्टेबल होगा। यही केस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आगे जो पढ़ना है हमको रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। तो रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन जो है सिस्टम के एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को फाइंड करने का एक मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, जो nth ऑर्डर तक के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। nth ऑर्डर कहने का मतलब कितना भी ऑर्डर के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रखें, कितना भी ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसका हम निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म जो है वो इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। जनरल फॉर्म पहले लिख रहे हैं। सपोज दैट कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है QS वो है AN इंटू S⁴n। ये AN जो है कोफिशिएंट है उसका, प्लस AN-1 S⁴n-1 प्लस AN-2 S⁴n-2 प्लस डॉट डॉट A1 S⁴1 प्लस A0 S⁴0 यहाँ तक होना चाहिए और इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म अगर जो लिखें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं S⁴ यानी 2S⁴ प्लस 3S³ प्लस 6S² प्लस 2S प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो लिखे हैं हम ये जनरल फॉर्म में लिख दिए कि AN कोई कोफिशिएंट है, S⁴n है, फिर अगला कोफिशिएंट जो है नेक्स्ट n-1 S के पावर 1 घट गया, n से 1 कम हो गया, फिर दूसरा कोफिशिएंट है 1 पावर कम गया, उसी तरह से डॉट डॉट जहाँ तक कांस्टेंट टर्म तक जाना चाहिए। तो जनरल फॉर्म ये था, उसका डायरेक्ट हम एक एग्जांपल के रूप में ले लिए 2S⁴ 4 से फिर ये हो गया 3 2 1 और यहाँ 0 कांस्टेंट टर्म तक आ गया। तो इस फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा। तो जो रूथ जो है ये रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन ये अप्लाई किया जा सकता है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर। वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है इस फॉर्म में वो देखिए थोड़ा सा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कल जो प्रॉब्लम हम आप लोग को ये नेक्स्ट पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम बताए थे उसके आगे है। इसमें हमको सबसे पहले लिख लेना होता है। तो S⁴n है, S⁴n लिखें, फिर S⁴n-1 है, S⁴n-2 S⁴n-3 डॉट डॉट S⁴0 तक आना। S⁴n S⁴n-1 n-2 डॉट डॉट S⁴0 तक आना है। यहाँ तक वैल्यू हमको आना है। अब कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट कैसे भराएगा, तो कोफिशिएंट जो भरेंगे पहले इसका कोफिशिएंट S⁴n का तो AN, उसके बाद एक कोफिशिएंट छोड़ना है, अगला कोफिशिएंट तो ये है AN-2, फिर नेक्स्ट अगला कोफिशिएंट छोड़ेंगे तो 3 वाला को छोड़ेंगे तो AN-4। ये रूथ एरे बना रहे हैं जो रूथ टेबल है। अगला एक एक अल्टरनेट करके ले लिए, AN वाला लिए, ये छोड़ दिए, फिर AN-2 लिए, फिर अगला ये छोड़ेंगे 3 वाला छोड़ेंगे तो 4 वाला लिखाएगा N-4। नेक्स्ट अगला जो है इसमें क्या भराएगा, जो छोड़े थे यानी AN-1 फिर 2 यहाँ लिखा गया है तो AN-3 और यहाँ हो जाएगा AN-5। यानी इवेन वाला पावर वाला जो भी कोफिशिएंट था यहाँ लिख दिए और ऑड वाला जो था वो बाद में लिख दिए। अब ऐसा नहीं सोचना है आपको कि पहले इवेन वाला लिखना है उसके बाद ऑड वाला लिखना है, नहीं, जितना हायर वाला रहेगा वो पहले लिखा जाएगा एक एक अल्टरनेट छोड़ करके, उसके बाद उससे लोअर पावर वाला रहेगा वो लिखाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है अगला वो इसके जगह पर लिख रहे हैं हम यहाँ B1, ये B2 और ये B3। फिर यहाँ पे आएगा
C1 C2 और C3। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, इसी तरह से डॉट डॉट। लेकिन अब सवाल आता होगा आपके दिमाग में कि ये B1 का वैल्यू क्या होगा, B2 का वैल्यू क्या होगा, B3 का वैल्यू क्या होगा। तो an-1 an-2 ये सब कोफिशिएंट है किसका, तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है s के पावर n का, s टू पावर n-1 का, एक एक छोड़ के अल्टरनेट करके। तो अब B1 का वैल्यू क्या आएगा, तो B1 का वैल्यू हम लिखते हैं, ऊपर वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को थोड़ा मिटा देते हैं और रूट एरे को सिर्फ रहने देते हैं। तो जो B1 का वैल्यू होगा, B1 इज इक्वल टू जो यहाँ लिखे हैं ये B1, तो B1 इज इक्वल टू बताए थे कि यहाँ जो लिखना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। फिर तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, an-1 इंटू an-2, दोनों को गुना कर दिए, ब्रैकेट में रख देते हैं an-1 इंटू an-2, और बीच में फिर माइनस देना है, और फिर अगली बार ये दोनों का प्रोडक्ट करना है दूसरी टाइम। इसको फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट किए, बीच में माइनस, दूसरी टाइम इसको करेंगे तो an इंटू an-3, तो हम लिख देते हैं an-3 इंटू an, यानी इन दोनों को अब प्रोडक्ट किए B1 के जगह पर, और भागा देना है हमेशा इस एलिमेंट से, जिस एलिमेंट के में भरना है उसके जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू है उसके से भागा दिए, तो भागा यहाँ हो जाएगा an-1 से। हम पिछले प्रीवियस वीडियो में ही आप लोग को ये प्रॉब्लम लेकर के डायरेक्ट बता दिए थे, क्योंकि यदि हम आपको पहले डायरेक्ट ये चीज़ बताते तो आपको दिमाग में कुछ नहीं समझ में आता क्या बता रहे हैं, an bn an-1 an-2, इसलिए पहले हम आपको एक प्रॉब्लम बता दिए उसके बाद किए, यानी इस एलिमेंट को इसमें गुना करना है, फिर बीच में माइनस दे के इसको इसके साथ गुना करना है, और ये फिर यहाँ पर जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट उससे भागा दे देना है। ये हो गया B1 का वैल्यू। फिर उसी तरह से B2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिख रहे हैं B2 इज इक्वल टू, तो B2 का वैल्यू यानी इसका वैल्यू लिखना है, तो अब फिर क्या करेंगे an-1 इंटू an-4 करेंगे, यानी an-1 इंटू an-4, यानी अगली बार ये हटा करके ये दोनों को और इस एलिमेंट को इसके साथ गुना करना है। फिर उसके बाद अगला जो करना है ये एलिमेंट का इसके साथ गुना करना है माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा an-5 इंटू an, तो माइनस an-5 इंटू an, और भागा जो हमेशा देना है, भागा हमेशा इसी एलिमेंट से देना है, यानी भागा देंगे तो an-1 से। यही प्रोसेस आपको ऐसे भी होगा। B3 का वैल्यू आगे एलिमेंट नहीं है तो B3 इक्वल टू हो जाएगा B3 इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से C1 का वैल्यू निकालना रहेगा। C1 का वैल्यू यदि निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, B1 में an-3 से गुना करेंगे, फिर an-1 इंटू B2 और भागा देंगे B1 से, इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर C2 का वैल्यू निकालना रहेगा तो B1 में इससे गुना करेंगे, फिर माइनस इसमें इससे गुना करेंगे B3 से और भागा देंगे B1 से ही हमेशा। इसी तरह से और आगे वाला भी सारा चीज़ निकलते जाएगा। और फिर बता रहा है कि ये जो टेबल बनाएंगे B1 और C1 वैल्यू, B2 C2 B3 C3 का वैल्यू निकाल करके, तो उसके फर्स्ट कॉलम को देखना है। ये जो रूट एरे बना इसका फर्स्ट कॉलम को देखना है। तो फर्स्ट कॉलम में यदि
कोई साइन चेंजिंग नहीं होता है, यानी सब का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे या निगेटिव है तो निगेटिव ही रहे, साइन एक भी बार चेंज नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा कि सिस्टम स्टेबल होगा। यदि साइन चेंज कर जाता है, एक भी बार भी साइन चेंज कर जाता है फर्स्ट कॉलम में रूट हैरे के, तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और जितनी बार साइन चेंज करेगा उतना रूट लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। अगर जो एक बार साइन चेंज होता है प्लस से माइनस, तो एक बार जो है से कि क्या होगा, एक रूट लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। दो बार साइन चेंज करेगा तो दो रूट लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। अब हमको कुछ कंडीशन है चेक स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी फाइंड करना है। तो अब स्टेबिलिटी के लिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक आध प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे बनाना है। बाकी जितने भी हैं सब आपको प्रॉब्लम बन जाएंगे। और कुछ जो है मार्जिनली स्टेबल वाला केस, उसमें डिफ़िकल्टी आएंगे। एक डिफ़िकल्टी नंबर 1 आएगा और फिर एक दूसरा डिफ़िकल्टी नंबर 2 है। तो दोनों डिफ़िकल्टी को हम देखेंगे बाद में। पहले कुछ प्रॉब्लम जो है इस पर वो फाइंड कर लेते हैं। देखिए, जैसे कह रहा है कि चेक स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका स्टेबिलिटी हमको फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू एस इक्वल टू दिया हुआ है एस टू द पावर 4 प्लस 2s क्यू प्लस 10s स्क्वायर 10s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कह रहा है कि चेक स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन की मदद से ये सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका चेक करना है स्टेबिलिटी कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम रूथ एरे बनाएंगे। रूथ एरे, और रूथ एरे कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले लिख लेंगे सभी एलिमेंट का, क्या है एस टू द पावर 4, एस टू द पावर 3, एस टू द पावर 2, एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0, सबका लिख लिए। अब इसमें एलिमेंट फिल करना है। तो एलिमेंट फिल करने के लिए पहले एस टू द पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट होगा तो इसका 1 है, एक छोड़ना है, अगले का कोफिशिएंट 10 है, 10 लिखें। फिर इसको छोड़ना है, अगला कोफिशिएंट 3 है, 3 लिख दिए। अब जो छोड़े थे उसको लिखेंगे यहाँ 2, फिर ये तो लिखा गया है यहाँ 8 और कुछ अगला नहीं है तो 0 लिख दिए। ये पहले लिख दिए सबका अल्टरनेट करके। ध्यान से देखिए, एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट पहले लिखें, फिर एस टू द पावर क्यू का छोड़ देना है, फिर एस स्क्वायर का लिखें 10, फिर यहाँ छोड़ देना है, ये वाला कोफिशिएंट यहाँ 3 लिखें। अब जो छोड़े थे उसको लिखेंगे यहाँ एस क्यू का 2, फिर यहाँ पे ये छोड़े एस 1 का 8 और फिर अगला एलिमेंट नहीं है तो 0 लिखें। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो लिखना है इस जगह पर, इसके सामने एलिमेंट कितना आएगा यहाँ पे, तो उसके लिए अभी फार्मूला बताएं कि इसको इसमें गुना करना है। और गुना करेंगे तो 8 दूनी का हो जाएगा 10 दूना का 20, 2 गुने 10 करेंगे तो पहले होगा 20 और माइनस में फिर इसको इससे गुना करना है तो -8 और भागा हमेशा ऊपर वाले एलिमेंट से देना है 2। तो 20 में से 8 जाएगा तो 12 और 12/2 कितना होगा 6। तो इसके जगह पर डायरेक्टली हम 6 लिखेंगे। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में करना है या कहीं रफ में कीजिए, 6 लिखा गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो भराएगा इसके जगह पर, तो इसके जगह पर लिखने के लिए हमको करना यही है, 2 से गुना करना है इस एलिमेंट में 3 में, फिर 1 से गुना करना है इस एलिमेंट 0 में। तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 माइनस 1 से इसमें 0 में गुना करेंगे 0 और भागा हमेशा इससे देना है। तो 2 में 6 से भागा देंगे तो 3 आएगा। यानी इसके जगह पर जो एलिमेंट लिखाएगा वो कितना लिखाएगा 3। नेक्स्ट अगला एलिमेंट यहाँ पे कुछ रहता
तो इसको इससे गुना करते, फिर माइनस इसमें करते और जो भागा दे करके आता उसको लिखते, लेकिन है ही नहीं तो नहीं है तो कुछ नहीं तो 0 लिखाया। फिर नेक्स्ट अब S1 वाला में भरना है हमको, ये वाला हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिमाग ख़राब होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आएगा, इसलिए इस चीज़ को एरो को हटा देते हैं। अब इसके बाद फिर अगला एलिमेंट जो फिलअप करना है, तो अगला एलिमेंट फिलअप करने के लिए 6 में 8 से गुना करेंगे इसके जगह पर, तो 8 6 48, 48 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 42, और 42 में 6 से भागा देंगे तो 7, यानी यहाँ 7 लिखाएगा। फिर 6 में 0 से गुना करेंगे 0, और 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 माइनस 0 बटा 6, यहाँ पे 0, यहाँ एलिमेंट भी 0 हो जाएगा क्योंकि आगे एलिमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ अगला एलिमेंट इसमें भरना है, तो फिर इसमें गुना करेंगे 7 में 3 से गुना करेंगे 21, और 21 में से 6 गुना 0 करेंगे 0 बटा 7, कितना आएगा 3 आएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से इसमें गुना करना है, फिर माइनस ये 0 माइनस 0 बटा 7, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। इस तरह से ये टेबल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, s के पावर 0 तक लिखा गया। टेबल कंप्लीट नहीं होगा तो वो डिफ़िकल्टी आ जाएगा, वो आगे देखेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम को ज़रा ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम में कहीं भी साइन चेंज हुआ है, इसका साइन प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, सभी का साइन प्लस है, तो कोई भी साइन चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये सिस्टम स्टेबल है। कोई भी इसका रूट राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन नहीं लाइज करेगा और ये सिस्टम स्टेबल है। अगर जो किन्हीं को डाउट है तो इस इक्वेशन को सोल्व करके एस का वैल्यू निकालिए। ये इक्वेशन को सोल्व करके एस का वैल्यू 4 गो वैल्यू आएगा, 4 गो जो वैल्यू आएगा उसका एक भी एस का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा, सारा का सारा वैल्यू निगेटिव आएगा। इसका मतलब होगा कि सब पोल लाइज कर रहा है लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, एक भी पोल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन नहीं लाइज कर रहा है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपको पता चले कि वो सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल है, उसके लिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका है a⁴ प्लस 4s³ कल भी एक क्वेश्चन को हम सोल्व किए थे, 4s³ प्लस s²। मेथड को सोल्व कर समझिए, मेथड क्या है, प्लस 8s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से हमको रूट हैरे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ रूट हैरे बनाएंगे। तो रूट हैरे क्या बनाएंगे, s⁴ है, s⁴, s⁴, s², s1, s⁴, ये कॉलम वाइज लिख लेंगे। अब इसमें एलिमेंट फिलअप करना है, तो पहले s⁴ का कोफिशिएंट 1 ये छोड़ना है, फिर s² का कोफिशिएंट 1 ये छोड़ना है, इसका कोफिशिएंट 1। फिर नेक्स्ट जो छोड़े हैं 4 ये छोड़ करके यहाँ 8 होगा और आगे नहीं है कुछ तो 0, अल्टरनेट लिखना है। अब नेक्स्ट भरिए फिलअप इसमें करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 1 गुने 8, 8 यानी 4 में से 8 जाएगा और बट्टा में 4 देना है। तो 4 में से 8 जाएगा तो बचेगा -4, और -4 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा -1, यानी इसके जगह पर -1 होगा। फिर इसको इससे गुना कीजिए तो 4 एकम 4, और इसमें 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी 4 में से 0 जाएगा 4 और भागा हमेशा 4 से देंगे तो आएगा कितना 1, तो +1 दिखाया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आगे यहाँ है ही नहीं तो यहाँ पे 0 होगा। फिर नेक्स्ट अगला क्या करना है, अगला इसमें भरना है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो -1 × 8 -8 और 4 माइनस फिर फार्मूला वाला 4 में से 1, 4 गुने 1 हो गया 4 और भागा देना है -1 से। तो -12 में -1 से भागा देंगे तो +12 आएगा।
यानी इसके जगह पर पूरा एलिमेंट जो लिखाएगा वो 12 लिखाएगा, 12 लिखाएगा। फिर नेक्स्ट 1 से -1 से गुना करना है 0 में, 0 और 4 से 0 में, ये भी 0 और बटा देंगे -1 से, तो ये 0 आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगला एलिमेंट इसमें भी 0 हो जाएगा। फिर अगला इसमें भरना है, तो 12 में 1 से गुना करेंगे 12 और -1 में 0 से गुना करेंगे माइनस दे करके, तो 12 और माइनस माइनस प्लस 0, 12 रहेगा। 12 में 12 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 हो गया। फिर ये वाला एलिमेंट आगे 12 गुने 0 हो जाएगा 0, -1 गुने 0 0, 0 में 12 से भागा देंगे 0, ये भी टर्म 0। अब देखना है यहाँ आपको टेबल कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट कॉलम को देखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को देखिए आप गौर से, कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। तो पहले यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, एक भी बार साइन चेंज नहीं हुआ। फिर यहाँ निगेटिव हो गया, यानी प्लस से माइनस हो गया, यानी एक बार साइन चेंज हो गया। फिर माइनस से यहाँ प्लस हो गया, यानी एक बार और साइन चेंज हो गया, यानी 2 बार साइन चेंज हो गया। फिर प्लस से प्लस ही रह गया, यानी कुल मिला के साइन जो चेंज हुआ वो 2 बार। तो 2 बार यदि फर्स्ट कॉलम का साइन 2 बार चेंज हुआ, इसका मतलब है कि 2 रूट लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। 2 रूट्स लाइज ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। और हम लोग जानते हैं कि एक भी रूट अगर जो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज कर जाए तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो ये सिस्टम जो भी है, ये जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बता रहा है कि सिस्टम अनस्टेबल है, यानी बाउंडेड इनपुट देने पर बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसमें कुछ पैरामीटर में चेंजिंग करना पड़ेगा, तभी जाके ये सिस्टम स्टेबल होगा। तो हमको सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करना है कि कौन सा सिस्टम स्टेबल है और कौन सा सिस्टम अनस्टेबल है। अब इसको अगर जो कन्फ्यूजन है तो इसको फिर सोल्व कीजिए। इसमें सोल्व करने पर एस का 4 गो वैल्यू आएगा, तो 4 गो वैल्यू में से 2 बार साइन चेंज किया तो 2 गो एस का वैल्यू ऐसा होगा जिसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और बाकी 2 गो आएगा जिसका या तो 0 आएगा या तो नेगेटिव आएगा। तो एक भी रूट्स अगर जो पॉजिटिव हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, यही बताता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी देखेंगे जिसमें आपको डिफ़िकल्टी के बारे में बताया जाएगा, या नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।